अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। पाकिस्तानी मईशत के हदोखाल क्या हैं, माशी इशारे क्या कहते हैं, क्या ये इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमें किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत से अहम सवालात हैं। यकीनी तौर पर 2 या 3 अहम फैसले जो मौजूदा हुकूमत ने किए, उन फैसलों में एक फैसला रुपी डीवैल्यूएशन का, इसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, जहां 119 रुपए तक डॉलर पहुंचता हुआ इंटरडे में नजर आता है, आखिरकार इसका कितना फायदा कितना नुकसान। और दूसरी बात, टैक्स एमनेस्टी स्कीम, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज, वो टैक्स रिफॉर्म पैकेज, आखिरकार उसका कितना मुस्बत या कितना मनफी असर। और फिर सब में बड़ा सवाल कि उसका रिस्पॉन्स आखिरकार क्या रहेगा। कितने अरब डॉलर्स जो गवर्नमेंट फोर्सी करती है कि शायद 5 अरब डॉलर उसमें आ जाएंगे, ये 4 अरब डॉलर तक हम इस वक्त आ सकेंगे, डिक्लेयर हो सकेगा, क्या वाकई हकीकत हो सकेगा। और फिर उससे भी अहम सवाल, कल बजट पेश होने जा रहा है और इस अहम तरीन बजट में, क्योंकि अहम तरीन इसलिए छठा बजट है, क्या हुकूमत को पेश करना भी चाहिए था, क्या इसका आईनी जवाब बनता है नहीं बनता, क्या इसका सियासी जवाब बनता है नहीं बनता, और क्या अखलाकी जवाब बनता है नहीं बनता। क्योंकि क्या मैंडेट मौजूदा हुकूमत के पास है या मैंडेट अगली हुकूमत के पास है कि वो अगले माली साल का बजट पेश करे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बजट पेश करना सही है भी या गलत है, ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। तो पाकिस्तान के इस अहम तरीन मोड़ पर, जहां टैक्सेशन, रुपी डेप्रिसिएशन और आने वाले बजट के हवाले से बहुत से माशी सवाल हमारे जहनों में हैं, तो हम एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इन सवालात के जवाबात के साथ हाजिर होंगे अहम शख्सियत के साथ। इस छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, मुल्क की सिमत के हवाले से, सिमत के तयन के हवाले से और कुछ पॉलिसी डिसीजंस के हवाले से जो हालिया दिनों में मईशत के हवाले से हमारे सामने आए। और उसमें उन इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस में से एक डिसीजन डीवैल्यूएशन का है। अब इस पॉलिसी डिसीजन का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट, बिलखुसूस एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस पर क्या पड़ेगा। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आया मुस्बत असर पड़ेगा, मनफी असर पड़ेगा। और ये जवाब और आइंदा वाले बजट और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से उठने वाले चैलेंजेस के हवाले से बात करने के लिए खुसूसी तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इसहाक डार साहब, जो कि साबिक वजीर खजाना है। आपकी गहरी नज़र और आप कहें जी तो बागदौड़ी संभालते रहे मुल्क की। तो इसहाक डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आप। सर, ये डीवैल्यूएशन की जो पॉलिसी है इसहाक डार साहब, इसकी क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं या क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं, ये किस बुनियाद पर फैसले हुए हैं, आपको क्या लगता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये मेरा जाती व्यू है कि डिवैल्यूएशन मुल्क की मुफाद में ऑब्वियसली नहीं होती। एक स्टेबल करेंसी जो है उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, और आपने देखा कि पाकिस्तान की जो करेंसी की पैरिटी थी डॉलर के अगेंस्ट 2013 में जून में, वो 100 रुपये से नीचे थी, करीबन 99। और फिर धरना जब हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उन प्रोसेसेस में इसने करीबन 4-5 रुपये लूज किया। लेकिन ये 4 साल में ये थ्रू आउट जो है पीरियड फिर 104 इशारिया 80-70 पैसे में रहा, यानी 105 से नीचे। तो ये एक स्टेबल करेंसी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी यानी बड़ी पॉजिटिव होती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर को पता होता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम जो लेट से अगर 15% है तो डिवैल्यूएशन 10 होगी तो नेट तो 5 रह जाएगी। इसकी जो सबसे ज्यादा जरूरत जो मांगने वाले थे वो एक्सपोर्टर्स थे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में आपको याद होगा कि 2016 में एक्सपोर्टर्स के लिए 180 अरब का एक टारगेटेड पैकेज दिया गया था, ताकि पूरी मईशत के ऊपर डिवैल्यूएशन के मनफी असरात ना पड़े। और इस पैकेज को
फिर जनाब शायद हकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद मुझसे उन्होंने 67 बिलियन का मजीद पैकेज दिलवाया। तो जिनकी जरूरत थी एक्सपोर्टर्स की उनको तो मिल गया। अब जब डिवैल्यूएशन होती है तो उसके यानी जो बेनिफिशियरी हैं वो एक्सपोर्टर जिसको चाहिए वो तो मिल गया उनको जी। अब उसके बाद तो कोई वजह मुझे नजर नहीं आती कि डिवैल्यूएशन क्यों हो, क्योंकि इसके जो मनफी असरात हैं वो काफी ज्यादा हैं। क्योंकि अगर आपका 1 रुपया डिवैल्यू होता है तो करीबन 80 अरब का अभी तक यानी 800 अरब रुपए से 1000 अरब हमारा पब्लिक डेट जो है फॉरेन पोर्शन वो पाकिस्तान रुपीज में हमारा डेट बढ़ गया है। दूसरा आप एक करंट डेफिसिट कंट्री हैं, आपकी 42 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है और उसमें पब्लिक सेक्टर भी है प्राइवेट सेक्टर भी है। तो उसके ऊपर ये जो आपके 13 रुपए है तो 500 रुपए इसमें नुकसान हो गया। यानी ये हर एक को इसका यानी इसका एक कीमत अदा करनी होगी। आपके मुल्क में महंगाई जो है हर चीज की कीमत जो है वो ऊपर चली जाएगी। ये जो 12-13% की डिवैल्यूएशन हो चुकी है इससे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जाएगी, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जाएगी। हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर दें उनकी कीमत ऊपर जाएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज होगी और पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट जितने भी हैं तो देखें हम एक्सपेंशनरी फेज में थे। पाकिस्तान की मईशत 2013 में इसको डिफॉल्ट किया दिया जा रहा था सारी दुनिया में। तमाम पाकिस्तान से कारोबार बंद किया होता, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IFC, IBRD वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें किसी के साथ भी इसका ये जो मामला था वो ठीक नहीं था। तो आपने देखा कि हमने उसके लिए काम किया और उसके बाद ये हमारी आप जो डिवैल्यूएशन की बात आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जो एक्सपोर्टर्स को वो फायदा जो दिखाया जा रहा है कि शायद एक्सपोर्टर्स को होगा वो इस पॉलिसी से नहीं होगा, बल्कि उल्टा जो उनका रियल कॉस्ट है अगर वो इंपोर्ट करते हैं चीजें तो वो बढ़ जाएंगी जिसका नेगेटिव हिट एक्सपोर्ट्स को पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हुआ। तो सर सवाल मेरा ये कि जी तो ये आपको क्या ये फैसला किस प्रेशर में हुआ है इसहाकदार साहब? यू हैव बीन डीलिंग विद ऑल द इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल जब आप रहे फाइनेंस मिनिस्टर, इज देयर अ सर्टेन प्रेशर और सम इंटरेस्ट? व्हाट इज दिस दार साहब? मेरी गुजारिश ये है कि एक तो ये कि ये जो इसका एक्सपोर्टर का जैसे आपने फरमाया उनको जो डायरेक्ट टारगेटेड सब्सिडी थी जी वो तो उनको मिल गई। अब उनको ये जो है ये तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऊपर चली जाएगी, इन्फ्लेशन ऊपर चली जाएगी। जो ओवरसीज जो इंपोर्टर हैं वो हमारे एक्सपोर्टर से कोई डिस्काउंट लेंगे। ये मेरा जाती तजर्बा है, मैं कोई 30 साल पहले लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो ये चीजें तो हमें हेल्प नहीं करेंगी। इसका अलबत्ता जो नेगेटिव चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं वो सारी चीजें हमारे ऊपर आएंगी और इस डिवैल्यूएशन का हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये इशू इंटरनेशनल अदारे, मैं हमेशा कहता हूँ उनके मुंह पे भी मैं कहता रहा हूँ कि उन्होंने कई मुल्कों की इकोनॉमीज को खराब किया और तबाह किया सिर्फ इस डिवैल्यूएशन की थ्योरी के अंदर। हमारी करेंसी स्टेबल थी। ये दिसंबर 17 में जो आपने ब्लूमबर्ग में पढ़ा होगा कि उसमें कोट हुआ था कि पाकिस्तान रुपी वाज एशियाज मोस्ट स्टेबल करेंसी सिंस 2014 अंटिल रीसेंट वीकनेस। तो बहरहाल मैंने 20 नवंबर को चार्ज छोड़ा था इसका फाइनेंस का और अगस्त और नवंबर के दरमियान हमारी कोई 4 मीटिंग्स हुई नई यानी प्राइम मिनिस्टरशिप के साथ और ये एजेंडे में ये चीज होती थी। लेकिन मैंने ये जो आर्गुमेंट्स आपको दिए हैं यही आर्गुमेंट्स मैं जब उनको देता था जिसमें रेलेवेंट लोग मौजूद थे तो मेरी चीज को माना गया और ये हमने फिर उसको डिवैल्यूएशन नहीं किया, सेल्फ स्लाइडेड डिवैल्यूएशन में इसका नाम देता हूँ। अच्छा, तो अब क्या महरक़ात हैं, क्या वजूहात हैं वो मैं तो उसका प्रीवी नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो दे अंडरस्टैंड और फिर उसके बाद उस पॉलिसी पर वो प्रेशर नहीं करते। लेकिन यहां पर आर्ग्यूमेंट्स दिए नहीं गए, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस यकीनी तौर पर। लेकिन ये रोका जा सकता था अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रेशर देते हैं तो वी कैन स्टॉप इट। हमारी अपनी पॉलिसी अगर हम समझाएं तो समझी जा सकती थी, जो अभी हमने नहीं समझाई होगी। हमें इंटरनेशनल प्रेशर लेने की कोई जरूरत थी, ना है, ना होनी चाहिए जी। हमें अपनी इकोनॉमी का फिक्र होना चाहिए था
और हमें किसी की डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑब्वियसली किन मुहर्रकात में, किन वजूहात में ये किया गया है। ये कुछ लोग कहते हैं कि जी इसहाक डार ने इसको पकड़े रखा, ये इसको आर्टिफिशियल नहीं होने दिया। ये कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में पकड़े रखा, आर्टिफिशियल होने दिया। मैं कोई गन पॉइंट पे तो एज वजीर खजाना नहीं इसको रोके रखा। ये बेसिकली एक यानी पॉलिसी डिसीजन था और गवर्नमेंट की पूरी मुझे बैकिंग थी, मियां नवाज शरीफ की एज प्राइम मिनिस्टर बैकिंग थी कि हमने अपनी करेंसी को स्टेबल है और स्टेबल रखना चाहिए। और आपने देखा कि उसके आपकी इकोनॉमी 4 साल में कहां से कहां चली गई। और वो मैं नहीं कह रहा, वो आपकी जो इंटरनेशनल अदारे थे वो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया। आपकी इकोनॉमी एक जो यानी फायदा हुआ और आपकी इकोनॉमी जहाँ गई, तो वो तो एक रिकॉर्डेड सारी चीजें हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें कि जेटरो ने उस वक्त कहा कि जी ये सेकंड चॉइसेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पाकिस्तान है, या मूडीज ने कहा कि जी मूडीज ने पाकिस्तान की जो आउटलुक है वो उन्होंने नेगेटिव को स्टेबल की, फिर पॉजिटिव की, और फिर 2016 में उन्होंने अपना लिखा कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो एक स्टेबल इकोनॉमी है। स्टैंडर्ड पुअर ने, फिच ने, आप सब ने आपकी क्रेडिट रेटिंग को ऊपर किया। आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जिसकी आपकी डीलिंग खत्म हो चुकी थी, जब आपके रिजर्व जो हैं जो कि जिसकी वजह से डिफॉल्ट खान दिया 2013 में दिया जा रहा था, वो जब 23 बिलियन पे 2016 में पहुंचे जून में, और फिर 21 बिलियन पे थे, ये 21 बिलियन से ऊपर जून 2017 में। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये ऑब्वियसली इसने पाकिस्तान को एक रिकग्निशन दी वर्ल्ड ओवर। मॉर्गन स्टैनले ने लिखा कि पाकिस्तान की जो राइज है इज ए मैटर ऑफ टाइम। आपका जो है आपकी इमर्जिंग मार्केट, आपको पता है 15 साल से पाकिस्तान के स्टॉक चेंजेस मर्ज नहीं हो पा रही थी। हमने उनको तीनों को मर्ज किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो इमर्जिंग मार्केट, जो मॉर्गन स्टैनले ने उसको इमर्जिंग मार्केट क्लासिफाई किया। उसके बाद इसको एशिया की बेस्ट मार्केट का एजाज 2016 में मिला। और अगर आपको याद हो तो ये ब्लूमबर्ग ने इसको फिर कहा कि ये हमारी जो है वन ऑफ द टॉप इमर्जिंग साउथ एशियन इकोनॉमी पाकिस्तान की है। ये अनफॉर्चुनेट है कि जो कुछ भी ये तो हमने सुना, ये सब देखा है कहीं तौर पर, लेकिन ये फिर ये जो सफर 28 जुलाई 2022 का है, फिर उस सफर के दौरान बिलखुसूस अब जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत सी चीजें ऐसी थी जो अगर हम आर्ग्यूमेंट्स देते तो वी कुड हैव मेड इट पॉसिबल कि ये तमाम चीजें ना होती। रुपी डेप्रिसिएशन उनमें से एक है। तो सर क्या ये जो मौजूदा इकोनॉमिक टीम है ये क्या एकेडमिक अप्रोच रख के चल रहे हैं जिसको मिफ्ता इस्माइल साहब देख रहे हैं, या ये प्रैक्टिकली दे डोंट मतलब या दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, या क्या हो क्या रहा है सागदार साहब? यू नो इट बेटर, क्या हो रहा है? खान साहब अर्ज ये है कि मैंने जो कहा ना कि आर्गुमेंट वो मैंने किसी बाहर के अदारे को नहीं दिए, मैंने अपने कॉलीग्स को दिए। अच्छा, 4 मीटिंग्स की मैं जो है बात कर रहा हूं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब की सरबराही में जो हुई इस टॉपिक को डिस्कस किया गया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मुझे किसी दूसरे दुनिया के अदारों को देने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने मुल्क की इकोनॉमी हमने अपनी मर्जी से चलाई है। हमें भी ये डिवेल्यूएशन के अंदिया दिया जाता था कि करनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुनी। और मैंने आपको बता रहा हूं कि आपको याद होगा फोर्ब्स ने लिखा कि जी पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्न अराउंड जो है इज ए ग्लोबल टर्न अराउंड स्टोरी। और आपके ये याद होगा कि इसने बैरन्स एशिया ने लिखा था कि फ्लैग बेरर ऑफ द पॉजिटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस इन साउथ एशियन नेशन इज द कंट्री नेक्स्ट बिग थिंग। प्राइस वाटर हाउस ने कहा था कि ये 2030 तक ये 20th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी और चंद साल के बाद ये इटली को और कनाडा को पीछे छोड़ देगी। खान साहब ये सारी चीजें पाकिस्तान का मुकद्दर में थी और ये 2017 तक इकोनॉमी वाज ऑन ट्रैक। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, आपका एक्सपोर्ट रीफाइनेंस, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी, आपकी ये सारी चीजें जो थी लोएस्ट इन डेकेड्स। और आपका फिस्कल डेफिसिट जो कि जब हम आए थे तो 8.8 को हम 8.2 पे लाए और उसके बाद ये हम इसको करीबन 5% के टेरिटरी में ले आए। तो सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी को आपने जॉब क्रिएट करनी है, आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है लोगों की बेहतर करनी है, आपने लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने हैं, आपने जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तो आपको ग्रोथ पे तवज्जो देनी चाहिए, डेवलपमेंट ग्रोथ। हमने उस पर पूरी तवज्जो दी।
हमने इस कंस्ट्रेंट्स के बावजूद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को डबल किया। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए अनप्रेसिडेंटेड पैकेज 341 अरब का किसान पैकेज दिया, उसके रिजल्ट भी निकले। तो बात यह है कि आपकी ग्रोथ 11 साल में हाईएस्ट हो गई 5.3% चौथे साल में, और अभी 6% इस साल का हदफ था। ये सारी चीजें एक हकीकत है, इसको तो आप झुठला नहीं सकते। लेकिन उसके बाद लेकिन अब तो क्या मुहर्रकात है उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। Obviously, I'm not privy to what happened. लेकिन सर यू कैन गिव एन असेसमेंट कि क्या ये जो हुआ है उसके बाद सागदार साहब, ये आपने एक नोट भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब को, जो आपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया 12 अप्रैल को। तो उस नोट में आपने क्या लिखा है उनको? क्या आपने इस पॉलिसी के बारे में डायरेक्शन दी थी कि उनको क्या करना चाहिए, रिकमेंड किया था? क्या था उस नोट में सर? नहीं, वो मैंने बेसिकली तो अपनी हेल्थ का उनको अपनी रिपोर्ट भेजी थी, लेटेस्ट रिपोर्ट में उनको भेजता हूँ। लेकिन मैंने उस नोट में ये बिल्कुल रिकॉर्ड किया है कि हम 2013 में किधर थे और 2017 में हम जून 2017 में कहाँ थे। इंटरनेशनल रिकग्निशन जो मैंने अभी चंद आपको गिनवाई है वो क्या थी, और डिवेल्यूएशन के हवाले से जो मीटिंग हमारी हुई 4-3 महीने में, वो उसमें मैंने यही रीजंस दिए। और मैं मशकूर हूँ सबका कि सबने कहा कि डिवेल्यूएशन इज नॉट द आंसर, क्योंकि एक्सपोर्टर को सिर्फ चाहिए और उसको मिल चुकी है टारगेटेड सब्सिडी जिसको आप कह सकते हैं, ये हेल्प। तो हमारी करेंसी वो जो इतनी स्टेबल थी, वो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई ये सेल्फ स्लाइड की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हैविंग सेड दैट, आपको ये जवाब जो है वो ऑब्वियसली अभी करंट जिम्मेदार लोग दे सकते हैं। सही बात है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है ना सागदार साहब? यू आर नॉट सेटिस्फाइड अब जो हो रहा है जिस तरह से, आप इससे आप सेटिस्फाइड नहीं है जिस तरह इंडिकेटर्स आ रहे हैं सामने इस वक्त? मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी ये हमारी 28 जुलाई के बाद जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक इमेज बना है, और एक जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, और फिर जो 1 बाय 1 चीजें हुई हैं, वो ऑब्वियसली अब आप देखें ना कि ये सारी जो इन्वेस्टमेंट या सारा जो है, इसको 4 साल यहाँ पहुंचने में लगे थे। तो अभी तो इसकी इतना यानी जितना इम्पैक्ट नेगेटिव है उतना 1 साल में नहीं हुआ। लेकिन इसका अल्लाह ना करे, अगर हम इसको काबू ना करें, चीजों को ठीक ना करें, तो ये आगे मजीद खराबी पैदा कर सकते हैं। हमें अपनी चीजों को भी दुरुस्त कर लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये जो जैसे ये वाले फैसले हैं, पॉलिसी डिसीजंस हैं डिवैल्यूएशन के, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक फैक्टर होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो ये डिसीजन मेकिंग है ना सर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री आप संभाल रहे हैं, ये उनकी डिसीजन मेकिंग है ना। इसमें कोई पॉलिटिकल फैक्टर इतना ज्यादा तो नहीं एक रोल प्ले कर सकता कि दे मेड दिस डिसीजन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी? साहब, लेकिन हमारी बदकिस्मती है ना कि हम पैटी सियासत में बिलीव करते हैं। हमारे अपने साथी जो हैं सियासतदान, वो तो उस जमाने में भी देते थे बयान के जी 111 का डॉलर होगा, 127 का होगा। उसमें शर्तें भी लगाई थी। कुछ लोगों ने अपना नेशनल असेंबली से इस्तीफा देने की भी बात की थी अगर वो 100 से नीचे आ जाए दोबारा। आपको याद है 111 पे चला गया था धरने की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया वो 100 से नीचे। तो हम लोग अपने पैटी सियासत में अपने मुल्क की जो बिगर कॉज है और जो बिगर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुल्क को नुकसान ना पहुंचे हमारे किसी भी। अच्छा नाज़रीन, इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कुछ और अहम तरीन सवालात होंगे सागदार साहब से। मेरे साथ रहेगा। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, और मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में साबिक वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब, जो आइंदा बजट के हवाले से यकीनी तौर पर टैक्सेशन पॉलिसीज और पाकिस्तान की फिस्कल और एक्सटर्नल साइड पर जो पॉलिसीज हैं इन पर इनसे गुफ्तगू हो रही है। अब तक का रिस्पॉन्स हमने देखा है कि इट इज नॉट वेरी पॉजिटिव, बल्कि हम कह जी कि पॉजिटिव भी नहीं है। तो ये क्या इट इज अनदर फेल्ड पॉलिसी मेजर, और क्या ये डिजाइन सही तरीके से नहीं हुआ? इसमें डिजाइन में इसके फ्लॉज हैं, या ये इंप्लीमेंट सही नहीं हो रहा? वजह क्या है इस वक्त? यस, एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि लोग इस वक्त पाकिस्तान में पैसा लाना चाह रहे हैं एमएसटी के तहत? डार साहब, मैं समझता हूं कि चूंकि मेरी सेहत की वजह से शायद मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया। ये काम तो काफी पहले शुरू हुआ था इसके ऊपर जी। हम ओवरसीज जो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक
कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, जिसके हेडक्वार्टर्स इसमें है पेरिस में, उसके मेंबर बने थे 2016 में। मैंने कैबिनेट से अप्रूवल लिया था। वो बेसिकली एंटी टैक्स एविजन का एक है ट्रीटी, वो 2019 में यानी अगले साल से इफेक्टिव हो जाएगी। तो आपको बिजनेस कम्युनिटी को एक वन ऑफ देने की जरूरत थी, लेकिन इसमें जो प्री अनाउंसमेंट कंसल्टेटिव प्रोसेस है कि आप उसको पहले पब्लिक वाइट पेपर को करते, फिर आप तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड करते और अफाम तफहीम के साथ नेशनल इंटरेस्ट में एक डॉक्यूमेंट एग्री होती है और वो फिर दी जाती, ताकि जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं या बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कॉन्फिडेंस होता। जो आप कह रहे हैं, मैंने भी ये सुना कि उसकी कभी कोई खास कामयाबी नहीं है, तो वो सारा प्रोसेस मिस हो गया क्योंकि अब टाइम नहीं है। मेरे शायद ये वजह एक हो सकती है, लेकिन उस प्रोसेस के बगैर ये करना जो है वो उसका नतीजा मेरे नजदीक यही होना था जो हो रहा है इस वक्त। क्योंकि आपने देखा कि कंपनी लॉ हमने इस मुल्क में करीबन 32 साल के बाद एक नया दिया, जो कि मेरे सबसे बिगेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, लेकिन थ्रू आउट द कंट्री उसको एक्सपेंसिव कंसल्टेशन की गई और वो उसके बाद इट इज ए लेटेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन और उसकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बहुत ज्यादा की गई। जैसे मैंने अर्ज किया कि तीनों स्टॉक एक्सचेंज को भी मर्ज किया गया, तो दैट्स वाई कि आपका कॉर्पोरेट सेक्टर उठा और दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया। मॉर्गन स्टैनले जैसे अदारे ने भी रिकॉग्नाइज किया। तो इसी तरह हमने इलेक्शन लॉ को आप देख लें कि 8 लॉज को और जितने बाकी सबऑर्डिनेट जो चीजें रूल्स वह सब उसको हमने रिवाइव किया। लेकिन कैसे किया? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रिगार्डलेस के क्या साइज था, छोटे से छोटा भी अगर पार्टी है तो उसको भी इज्जत नुमाइंदगी दी और एक लंबा प्रोसेस 2 साल के करीब चल के तो वो उसको मुकम्मल किया गया। तो इस पे भी ये बहुत असल में टाइम बहुत थोड़ा था। आई एम श्योर कि वो फैसला जो किया है वो प्राइम मिनिस्टर बाजी साहब ने अपने प्रूडेंस में किया होगा, लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वो प्रोसेस एग्जॉस्ट होना चाहिए था। PSDP कम करके या ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स लेना, इस पर भी तनकीद हो रही है। तो ये जरूरत है बजट की इस वक्त कल के दिन कि पेश किया जाए हुकूमत को? क्यों पेश कर रहे हैं आपके नजदीक? ये सही है, गलत है? देखिए, अगेन मैं जो कि PMLN की गवर्नमेंट है और मैं PMLN का अभी एक मेडिकल प्रोसेस में गुजर रहा हूँ और मैं उसका एक मेंबर हूँ। जी जी। बिल्कुल आइन में आर्टिकल 85 में ये मौजूद है कि नेशनल असेंबली इन एडवांस अप टू 4 मंथ्स, अप टू 4 महीने जरूरी नहीं है, 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। देखें, मेरी जाती राय पूछें, ये PMLN या गवर्नमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, वो अगेन प्रूडेंस उनकी जो भी होगी, उनका प्रोगेटिव भी है और उनकी प्रूडेंस होगी जो भी उन्होंने फैसला किया है कैबिनेट ने। लेकिन 31 मई को रफली ये खत्म हो जाएगा टेन्योर इस गवर्नमेंट का जी। और आइन के तहत ये 60 दिन में इलेक्शन करवाने मैंडेटरी हैं 31 जुलाई तक। और क्योंकि ये टेन्योर पूरा होगा और टेन्योर पूरा होने से पहले अनाउंस की जाए तो फिर वो 90 दिन होते हैं। तो एक महीना आप दे कह ले कि गवर्नमेंट बनने में, असेंबली कॉल करने में मैक्सिमम, तो ये मेरे नजदीक तो 4 महीने में नहीं, 2 महीने का एक्सपेंडिचर इन एडवांस अप्रूव करना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये मेरा जाती राय है, अगर मैंने फैसला करना होता तो मैं 2 महीने का फैसला करता और 2 महीने का एक्सपेंडिचर अप्रूव करता। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखिए, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज है वो मैं वहां नहीं हूं, तो ये अंडरस्टैंड। लेकिन आपकी जो जाती राय है, इसकी वजह, इसका नुकसान क्या? साल के तौर पे 2 माह तक का भी हो सकता है, 4 माह तक का भी हो सकता है, जो आईनी आप बता रहे हैं आर्टिकल 85। लेकिन अगर ये 1 साल का होता है डॉक्टर साहब, तो इससे नुकसान है कोई? और अगर कम का होता तो फायदा होता कोई? पर्सनल आपकी राय क्या इस बारे में? जाती राय तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरी चॉइस होती तो मैं तो सिर्फ 2 महीने का एक्सपेंडिचर इन एडवांस असेंबली से अप्रूव करवाता और फिर जो अल्लाह को मंजूर होता, जिसको अल्लाह ताला मौका देते, इंशाल्लाह PMLN को मौका मिलता तो फिर अपना बाकी बजट जो है वो कंप्लीट देते। लेकिन अब भी अगर कोई हुकूमत जब आएगी तो उसका एक राइट तो होता है कि बजट में चेंजेस या जो भी इंशाल्लाह, तो PMLN की हुकूमत आएगी तो ये बजट चलता रहेगा। सो इस पे मैं अपनी व्यू दे दिया है, लेकिन ऑब्वियसली फैसला का प्रोग्रेटिव प्राइम मिनिस्टर साहब को है और काबीना को है।
सही। अच्छा अदार साहब, केसेस के बारे में क्योंकि स्पेसिफिकली वर्कर वेलफेयर फंड के हवाले से बात ही आई सामने, आई वांट योर क्लैरिफिकेशन, और ये बताएं कि सही है कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए वर्कर वेलफेयर फंड के अलाइड बैंक के अकाउंट्स में? ये जो बात है इस वक्त कितनी सही है, कितनी सदाकत है इस बात में सागदार साहब? खान साहब, ये उल्टा है। मेरा सेनेट में मैंने एक प्लॉट वसीम सजाद साहब ने, मैंने कई लोगों ने बुक कराया था, मैंने 9,05,000 जमा करवाए थे, तो वो मैंने सरेंडर किया था। वो मुझे जब पैसे वापस मिले तो मैंने 95,000 और डाल के 5 लाख नेशनल असेंबली वर्कर एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड में मैंने दिए। उनके उधर से नहीं आए, मेरे अकाउंट से वहां गए हुए हैं। और 5 लाख सेनेट के वर्कर्स वेलफेयर फंड में गए हुए, आप वहां तस्दीक कर सकते हैं। और मेरे बैंक अकाउंट में से ये 5-5 लाख दोनों को पेमेंट्स हुई हुई हैं। तो ये पता नहीं क्या ट्विस्ट है कि आई होप कि ये गलतफहमी हो, मैला फाइटी ना हो, लेकिन ये मुझे भी पता चला है कि इस तरह की रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन ये गलत रिपोर्टिंग है। मैंने डोनेशन दी हुई है दोनों को, ना कि खुदा न खास्ता उनके नेशनल असेंबली या सेनेट वर्कर वेलफेयर फंड से मुझे तो कोई पेमेंट नहीं हुई, बल्कि मैंने उनको 5-5 लाख का अतिया दिया हुआ है, डोनेशन दोनों को। अच्छा औदा साहब, आपका आने के हवाले से मुल्क में, क्योंकि आपकी तबीयत के हवाले से आप कोर्ट में भी आपको 8 मई की डेट, और इसके अलावा आपके अकाउंटेबिलिटी केसेस, तो उस पर आपका डिसीजन क्या है और कब तक आपका आने का इम्कान है पाकिस्तान? देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरी एक जेन्युइन मेडिकल प्रॉब्लम है, और इस मुल्क में जहां मैं हूं ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ तो आप फेक सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनते दूसरे मुल्कों की तरह। तो यहाँ मेरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बाकायदा नोटराइज होती है। यहाँ फॉरेन ऑफिस जो है यूके की फॉरेन मिनिस्ट्रीज को अटैच करती है, फिर हमारी एम्बेसी करती है। तो ये बेसिकली मेरी जो सर्वाइकल की इशू है, ये मेरी पाकिस्तान में भी थी। मैं वहाँ भी लेट नाइट काम करता था, खड़े होके मैंने रखा हुआ था रोस्ट्रम। तो मुझे जब मेडिकल कि मेरी कल भी है चेकअप, मेरी 11 जनवरी को मुझे कई घंटे ऑपरेशन थिएटर में रख के उन्होंने स्टीरॉइड इंजेक्ट किए थे मेरी नेक में, C3, 4, 5, 6 जो है मोरे। तो अब मुझे कल दोबारा भी मैंने सेकंड ओपिनियन के लिए भी रिक्वेस्ट की हुई है। मुझे 4 अप्रैल को तो 8 हफ्ते तक उन्होंने कहा था कि आप फिजियोथेरेपी जारी रखें, इसमें आप ट्रैवल अभी ना करें। और कल मेरा सेकंड ओपिनियन है, जो मेडिकल एडवाइस मिलेगी वो इंशाल्लाह रिटर्न होगी, रिपोर्ट होगी, तो उसके मुताबिक फिर मैं फैसला करूंगा। अच्छा इसाक साहब, लास्टली मैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं एक खान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट करें सर बात। जहां तक आप केस की बात कर रहे हैं ना, ये केस फ्लॉड, फ्रिवलस जी और फेक केस है। मैं आगे भी कह चुका हूं कि ये मैंने 34 इयर्स की टैक्स रिटर्न जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी, लेकिन उनके पास शायद टाइम नहीं था। उन्होंने कहा कि नैब में जाके इसको दिखा दें और वहां जाके आप क्लियर करें। मेरी एक रुपए की चीज डॉक्यूमेंटेड है, मेरे खिलाफ कोई करप्शन, कमीशन, किकबैक का केस नहीं है, और मेरे 34 साल का रिकॉर्ड जो है FBI के पास, वो हर चीज उसमें मौजूद है। तो अल्लाह के फजल करम से मैंने इस मुल्क की खिदमत जो है वो इबादत समझ के की है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत समझ के की है। सही। तो इसलिए मुझे केस का कोई फिक्र नहीं है, अलबत्ता ईमानदारी वाला इंसाफ की मुझे जो है वो जरूरत होगी, और वो मिलना चाहिए। अच्छा साहब, एक चीज वजाहत, क्योंकि आपने ये जो डेवलपमेंट की अभी शुरू की कि डेवलपमेंट प्रायोरिटी है, और ये है क्योंकि हमने बीच में ये इस पे तज्जिए भी सुने थे काफी, डेवलपमेंट वर्सेस डिफेंस, और इस बारे में ये भी कहा गया था जी कि आर्मी चीफ का एक मौकिफ था और आपका एक मौकिफ था। तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट था सागदार साहब? क्या आप एक कह रहे थे कि डेवलपमेंट शुड बी प्रायोरिटी और वहां से डिफेंस की बात थी, इस पे कोई आपका तनाज़ा था? और वो 100 अरब का जो फंड है TDP वाला, इस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट था सिविल मिलिट्री के इस 100 अरब के फंड को लेकर? बात यह है कि इसमें मैं ज्यादा बात तो नहीं कर सकता, लेकिन डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है, बल्कि ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है प्रायोरिटी कि अगर डेवलपमेंट होगी, आपकी GDP ग्रोथ ऊपर जाएगी। आपका पहली दफा $300 बिलियन का GDP आपने क्रॉस किया है, तो रिसोर्सेज होंगे, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, आपके रिसोर्सेज होंगे। देखिए, इस मुल्क का टैक्स कलेक्शन की जो इजाफा होता था 3.3% होता था। 1946 अरब था जब मैंने फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी ली थी 2013 में, और ये करीबन 3362 अरब पे चला गया 4 साल में। 3% के बजाय 18% पर एनुअल ग्रोथ, यही मुल्क को चाहिए। और दूसरी तरफ हमने अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को डबल किया, यानी 336 बिलियन से हम उठा के 730 बिलियन से 4 साल में ले गए पर एनम, और उसको 1000 बिलियन इस साल के लिए रखा।
डिफेंस भी हमारी जरूरी है, प्रायोरिटी है। अल्लाह के फजल से मैंने पिछले 25 साल में, और वो भी तफसील मैं नहीं कर सकता, मैंने क्लासिफाइड और डिफेंस प्रोजेक्ट्स को हमेशा प्रायोरिटी दी और हमेशा उनकी महल जनरल किदवाई और पिछले लोग जो हैं जो उसमें मेरे साथ इन्वॉल्व रहे हैं उन सबको पता है मेरी प्रायोरिटी जो है डिफेंस की उतनी ही होगी जो किसी और की होगी। लेकिन हमें अपनी कुछ उसको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि हमारे फ्यूचर में रिसोर्सेज आएंगे तो ज्यादा वो उससे, तो इसमें महल लेसर सेट दी बेटर होती है। असूलों पे ओपिनियन अपने अपने होते हैं, तो इसमें कोई जाती किसी की एक दूसरे के साथ तो जंग ना है ना होनी चाहिए। अच्छा उदार साहब, एक चीज, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक मामला सामने आया था और ये पिछले इसी आपके दौर में केएसई बैंक के हवाले से, मैं चाहता हूं आपका ओपिनियन इस पर। कभी मैंने नहीं सुना, टीवी पे पूछा गया, एक बैंक 1000 रुपए में फरोख्त हुआ, नैब की इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसमें कहा जाता है जी कि एक जो अभी मौजूदा टीम है फाइनेंस की आपकी, ये जो थे इधर से कोई था, इसमें कौन नहीं था, शायद नैब की इन्वेस्टिगेशंस तो स्टेट बैंक की जो टीम है उस पर भी उसके खिलाफ ही चल रही। आपकी कोई राय थी? आपको लगता है कि इसमें क्या हुआ था जो बैंक फरोख्त होता 1000 रुपए का? पहले तो ये है कि ये स्टेट बैंक का डोमेन है जी, स्टेट बैंक का सारा काम है। वो एक फाइनल जब फैसला करते हो तो एक पॉलिसी अप्रूवल लेते हैं, दैट्स ऑल जी, व्हिच इज मोर लाइक अ फॉर्मेलिटी। तो इसलिए ये जो चीज है ये असूलों के मुताबिक है, रिकॉर्ड मौजूद है, लोग मौजूद हैं, उस वक्त की टीम भी मौजूद है, अब की भी टीम मौजूद है। इसमें किसी को फेवर देना खुदा ना खास्ता या किसी को अकोमोडेट करना ये ना कभी किया है ना इंशाल्लाह कभी होगा। थैंक यू सर सागदार साहब, बहुत शुक्रिया। सागदार साहब, सियासी में जो माशी और सियासी मुश्किलात पाकिस्तान को हैं उसके हवाले से और यकीनी तौर पर बजट के हवाले से बड़ा अहम इन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर ये खुद होते, जाती राय होती तो 2 माह का बजट पेश किया जाता या मैक्सिमम 2 माह का पेश किया जाता, 1 साल की जरूरत नहीं थी। यू कैन राइट योर फीडबैक ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।